हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास आरओ एग्ज़ाम के लिए स्पेशल रहेगी, तो जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में जीके, जीएस प्लस करंट के पर्सन भी शामिल किए गए हैं, तो एक बेहतरीन क्लास है ये। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का विकास डीआरडीओ ने किस निजी कंपनी के साथ मिलकर किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, लार्सन एंड टूब्रो एलटी निजी कंपनी के साथ मिलकर डीआरडीओ ने स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का विकास किया है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1, 2 और 3 कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में सभी पॉइंट यहाँ पर सही हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। जलप्रपातों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट को देखिए और सूची सेकंड को देख लीजिए। पेंगोंग त्सो, ये वाला पॉइंट सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। यदि हमको ये पता है कि ये कहाँ पर है तो प्रश्न आराम से लग जाएगा। तो पेंगोंग त्सो ये लद्दाख में है। अब आप समझ गए होंगे कि पेंगोंग त्सो लद्दाख में है और ये ग्लेशियर झील है। तो ए का बनाएगा नैनीताल। टेक्टोनिक झील नैनीताल में है। लवणीय झील डिडवाना राजस्थान में है। लेगून जो कि वेम्बनाड केरल राज्य में है। तो केरल की झीलों को लेगून झीलें कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सभी सही सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि से मीथेन उत्सर्जन होती है। प्रश्न नंबर 5 है, किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर FFDC की स्थापना की गई है? राइस तेल, पाम तेल, सोयाबीन तेल, मेंथा तेल। यदि आपने यूपी स्पेशल जीके क्लास को लगाया होगा तो इस प्रश्न को आराम से कर जाओगे। तो डी राइट आंसर है, मेंथा तेल। चर्चा में है ये विषय मेंथा तेल। कल ये प्रश्न पूछा गया था कि मेंथा तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए यह सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वहाँ पर दिया गया था कन्नौज। और कल ही मैंने बताया था कि ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। तो आज ये देखिए, आज जो है इस साइड में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का चयन करना है। भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा त्रिपुरा की और उसके बाद पश्चिम बंगाल की लगती है। यदि आपने ऑप्शन ए विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि यहाँ पर पहले वाला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की लगती है, त्रिपुरा राज्य की नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए राइट आंसर है, रामनाथ कोविंद। यह भी इम्पोर्टेंट पर्सन है। आप खबरों में देखते होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा होती रहती है, तो इसके अन्य फैक्ट भी आपको जान लेने चाहिए। रामनाथ कोविंद समिति, तो यह कौन सी समिति थी? रामनाथ कोविंद समिति थी। और यह समिति कब बनी थी? यह समिति बनी थी 2 सितंबर 2023 को इस समिति को बनाया गया था और इसके अध्यक्ष थे
रामनाथ कोविंद। और इसका क्या सुझाव था? इसका सुझाव ये था कि देश भर में चुनाव को 2 चरणों में संपन्न जो है कराया जाए। प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएं और दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाएं। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, चर्चा का विषय है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, विशाखापत्तनम लौह अयस्क संयंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसे लौह अयस्क बेलाडीला की खानों से प्राप्त होता है। इसे लोहे इस्पात संयंत्र के लिए कोयला ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। लौह अयस्क बेलाडीला की खानों से प्राप्त होता है और इसके लिए कोयला ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनी 80वीं पूर्ण बैठक के दौरान निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है? मई 2024 का लेटेस्ट प्रश्न है ये। तो विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? 25 मई को। 25 मई को याद रखना है। करंट अफेयर आपको पूरे साल की कवर करनी है, परंतु जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 मंथ की करंट अफेयर में केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके उनको तैयार कर लेना है। बाकी के मंथ है जो उन सभी को अच्छे से कवर करना है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह बांध सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। तो पहले वाला कथन सही है। बांध का निर्माण सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर किया गया है। तो दूसरे वाला स्टेटमेंट भी सही लिखा हुआ है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। तो आपको देखना है क्या इस बांध के पीछे गोविंद सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है या नहीं। यह कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो इस वाले प्रश्न में पॉइंट नंबर 3 भी गलत है और पॉइंट नंबर 4 भी गलत है, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत एक कृत्रिम झील है, न कि गोविंद सागर। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? ये तो हिमाचल प्रदेश में यह स्थित झील है। तो इसलिए तीसरे वाला स्टेटमेंट यहाँ गलत हो चुका था। यह कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार पहले वाला कथन और दूसरे वाला कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकल्प 1 और 2 सही है। इसी प्रकार के बड़े बड़े प्रश्न आपको आरओ एग्जाम में देखने को मिले थे। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय मानक समय निम्न में से किस माध्यम देशांतर द्वारा निर्धारित किया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? विश्व की सर्वाधिक परवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। परवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा विविधता कम पाई जाती है। एक तो ये वाला कथन यहाँ पर दिया गया है और परवाल भित्ति से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, आगे भी भाई बन सकता है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। विश्व की लगभग 2/3 परवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में स्थित हैं। तो यहाँ पर जो है केवल फर्स्ट वाला कथन सही है, परंतु 2 और 3 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर 2 और 3 है। तो यही प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि उसने
पूछा था, सही कथन नहीं है, को चयन करना था। तो आपको याद रखना है कि परवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा विविधता कम नहीं पाई जाती है। एक तो ये पॉइंट याद कर लेना है। और दूसरा, विश्व की 2/3 नहीं, 1/3, 1/3 परवाल भित्तियाँ, बहुत ही अच्छी लाइन है ये, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में संस्थान का नाम है और सूची सेकंड में स्थापना वर्ष है। तो पहले देख लीजिए कौन से पॉइंट आपको पता है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी 1963 में। यूपी स्पेशल जी के क्लास में ये प्रश्न करा दिया है। तो यहाँ पर 4 आएगा। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना की गई थी 1988 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो है 3 आएगा। अब ऊपर चलिए, जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना 1996 में की गई थी। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना वर्ष है 1990। तो बी का 1, 2 1 4 3, देख लीजिए कहाँ पर है, 2 1 4 3, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करना है। चीन तथा भारत कोयले के अग्रणी उत्पादक देश हैं। अग्रणी उत्पादक देश में शामिल हैं। रूस का कुजनेटस्क बेसिन लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कजाकिस्तान की कारागंडा बेसिन कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1 और 3 तो यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, जबकि दूसरे वाला यहाँ पर कथन गलत है, क्योंकि यह लौह अयस्क के लिए नहीं, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रूस का कुजेनटस्क बेसिन। तो कोयले का भी एक अच्छा टॉपिक है, इससे भी प्रश्न बना था। तो कोयला के अग्रणी उत्पादक देश में शामिल है चीन, तो है ही, साथ में भारत भी इसमें शामिल है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। फास्फोरस 32 या फिर कोबाल्ट 60, दोनों में से एक आंसर आएगा। यदि आपने ऑप्शन ए विकल्प चुना है तो सही चुना है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए फास्फोरस 32 का उपयोग जो है किया जाता है, और कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग करते हैं। और हमने एक दिन आपको ये भी बताया था, यदि ये लिखा जाए गोल्ड 198 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग भी कैंसर के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। 16 है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। दोस्तों सेशन पसंद आने पर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। भाई शेयर किया करो अपने दोस्तों में, ताकि हमारा एक अच्छा मनोबल बढ़ता रहे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, नाइट्रोजन का। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पौधा जो है अच्छे से ग्रोथ कर सके। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 17। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन। तो घर्षण से भी प्रश्न बना था, आप इसको कवर कर सकते हो टॉपिक के माध्यम से। तो इसका अध्ययन किया जाता है ट्राइबोलॉजी में, डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सही मिलान करना है और कूट के माध्यम से सही आंसर का चयन करना है। राजवंश और स्थान दिए गए हैं। तो पहले तो आंसर ही देखना है कि हम लगा पा रहे हैं या नहीं। मोकरी राजवंश की राजधानी थी कन्नौज। ये तो अच्छा है और अक्षर क्रम याद रहता है। तो बी का 3 आएगा। तो बी का 3 ऑप्शन बी में है।
उसके बाद में चलिए, पुष्यभूति राजवंश की राजधानी थी थानेश्वर, सी का 1 आएगा। तो यहाँ इन दोनों में ये मेंशन हो चुका है, तो ये तो राइट आंसर हो चुका है। आप सभी ने इसका आंसर जो क्लियर कर दिया है। अब आपको जान लेना है, मैत्रक राजवंश की राजधानी है वल्लभी, ए का 4 आएगा, और गोड़ की है बंगाल, डी का 2। तो ए तो यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 19। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को? तो डी राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ही मूल अधिकार को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 20 है, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन किया जा सकता है? उस राज्य की विधानसभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा, राज्य की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर? किसके द्वारा विधान परिषद की संरचना या फिर विघटन किया जा सकता है? तो बी राइट आंसर है, केंद्रीय संसद द्वारा। अच्छा प्रश्न है, याद रखना है। प्रश्न नंबर लगाते हैं 21। प्रश्न नंबर 21 है, आकाश में होने वाले अर्घिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होते हैं? सूर्य प्रकाश का विवर्तन, ये तो नहीं आएगा। सूर्य प्रकाश का अपवर्तन, सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन, डी वाला भी नहीं आएगा। दोनों में से आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सूर्य प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न नंबर देखिए 22। सूची फर्स्ट में प्राकृतिक आपदाओं को सूची सेकंड में प्रदेशों से सह संबंधित कीजिए और कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश यहाँ पर दिया गया है। बाढ़ कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? बाढ़ सबसे ज़्यादा आपने देखा भी होगा बिहार, यानी कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में तो बाढ़ देखने को मिलती है। ए का 3 आएगा, ए का 3 ऑप्शन ए और बी में है। उसके बाद में भूकंप, हिमालय का गिरिपात क्षेत्र, बी का 1 है और बी का 1 दोनों में मेंशन है। सूखा कहाँ पर पड़ता है? तो यह पड़ता है मध्य पूर्वी भारत में, सी का 4 आएगा। चक्रवात जो है सबसे ज़्यादा उत्तरी उड़ीसा और झारखंड में देखने को मिलते हैं, डी का 2। इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विकल्प 3, 1, 4, 2। तो भूकंप के लिए याद रखेंगे हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? डी राइट आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, तो ऐसा करने के लिए वो ही आदेश दे सकते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 24, मिलान संबंधी प्रश्न है। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इस योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसको प्रारंभ किया गया था 1999-2000 में, ए का 3 आएगा। उसके बाद में राष्ट्रीय बागवानी मिशन को प्रारंभ किया गया था 2005 और 2006 के दौरान, तो बी का 1 आएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये तो सभी को याद रहता है, 1998-99 में इसको लागू किया गया था, तो सी का 4 आएगा। तिलहन तकनीकी मिशन 1996 में, तो डी का 2 आएगा। 3, 1, 4, 2। देखिए प्रश्न तो अच्छा है, परंतु यहाँ पर आपको उचित लगने पर 2-3 पॉइंट नोट अवश्य कर लेने हैं। चाहे तो आप इसी को नोट कर लीजिए कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1999-2000 को। तो यहाँ पर 3, 1,
3142 डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 25 है, बजट 2024-25 के अनुसार विभिन्न स्कीमों के लिए आवंटित बजट के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, उसका यहाँ चयन करना है। योजना में मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? 86 करोड़ रुपए, याद रखना है, 86 करोड़ रुपए। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना 2228 करोड़ रुपए। सौर ऊर्जा ग्रिड 8000 दिया गया है। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण 6903 करोड़ रुपए। तो सही नहीं है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा ग्रिड योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए, याद रखना है, 10,000 करोड़ रुपए जो है इसके लिए राशि आवंटित की गई है। तो मनरेगा को याद कर लीजिए, यहाँ पर अच्छा है, और नाभिकीय ऊर्जा परियोजना को भी याद कर लीजिए, और सौर ऊर्जा को तो याद हो ही गया है, 10,000 करोड़ रुपए। तो केंद्रीय बजट दिया गया है। वैसे तो यूपी स्पेशल बजट से शायद 2% देखने को परीक्षा में मिले थे। चलिए इसको भी कवर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, मई 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे देश में तंबाकू नियंत्रण हेतु ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, पीवी सिंधु, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश फोगाट। ऑप्शन बी राइट आंसर है, पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण हेतु ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया है, पीवी सिंधु को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। दोस्तों यदि आपको जरा भी लग रहा है कि क्लास अच्छी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 27 है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। अभी ये प्रश्न आया था तो पहले वाला स्टेटमेंट तो सही हो चुका है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अल्पावधि लंबी अवधि की खेती की आवश्यकता फसल कटाई के बाद के खर्च को पूरा करने के लिए समय पर ऋण प्रदान करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। दोनों बातें यहाँ पर सही लिखी हुई हैं। इसके माध्यम से क्या होता है कि फसल कटाई के बाद के खर्च को पूरा करने के लिए समय पर ऋण प्रदान कराती है। कौन कराती है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 28। संगम युग में उय्यूर किस लिए विख्यात है? तो बी राइट आंसर है, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था ये। संगम युग में उय्यूर। प्रश्न नंबर 29। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ए राइट आंसर है, चांदी, तांबा, तांबा। सिक्के जो तांबे के बने होते थे, टका जो है तांबे का, ससगनी एवं जीतल तांबे धातुओं के बने होते थे। ए राइट है। प्रश्न नंबर देख लीजिए 30। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल एवं गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था सूरत अधिवेशन में, आप तो जानते ही हो, 1907 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन नहीं आएगा, असहयोग आंदोलन भी नहीं आएगा, और न सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन 1905, ए राइट है। प्रश्न नंबर 31 है। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। किसने किया था? तो ये किया था सी राजगोपालाचारी ने। बी राइट है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर लगाइए 32।
5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किस फाउंडेशन के सहयोग से किया? देखिए, मैं प्रश्न जो आपको कराया भी था और यहाँ पर पूछ लिया गया है कि किस फाउंडेशन के सहयोग से इसका उद्घाटन किया गया है, तो डी राइट है। इसको याद कर लेना है, साइबर पीस फाउंडेशन। इस तरह से प्रश्न आने से अच्छे से तैयारी तो हो ही जाएगी। तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ये किया राष्ट्रीय महिला आयोग ने। कहाँ पर किया है? तो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, नई दिल्ली में। बस यहाँ पर याद रख लेना है, साइबर पीस फाउंडेशन। प्रश्न नंबर 33 है। वयोवृद्ध यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस नृत्य से संबंधित थी? कथक, उड़ीसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम। तो डी राइट आंसर है, भरतनाट्यम। जो ज़्यादा फेमस होते हैं और उनका निधन हो जाता है तो उनको भाई कवर कर लेना है। पिछली बार तो डेट भी पूछ ली गई थी कि कब हुआ था उनका निधन आरओ की परीक्षा में, तो उसी हिसाब से आपको अपने आप को तैयार रखना है भाई। प्रश्न नंबर 34। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के बाद अमन शेरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। तो ये तो हमने बताया था आपको, अमन शेरावत का संबंध किस राज्य से है? तो ये भी याद रखना है, हरियाणा राज्य के ये खिलाड़ी हैं। और ये याद रखना है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। किस में जीता है? कुश्ती में जीता है, यानी कि कुश्ती के ये खिलाड़ी हैं। और किस भार वर्ग में जीता है? 57 kg भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक से जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ, अब शायद आपसे कोई प्रश्न छूट नहीं पाएगा यदि आप कंटिन्यू वीडियो वॉच कर रहे हैं। सभी मैंने कवर करा दिए हैं। प्रश्न जो है पेरिस ओलंपिक से परीक्षा में जरूर प्रश्न बनेगा। प्रश्न नंबर 35 है। किस देश ने अपना पहला महिला क्रिकेट एशिया कप खिताब जीत लिया है? तो महिला की बात हो रही है, महिला T20, याद रखेंगे, महिला T20 एशिया विश्व कप 2024 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये जीता है श्रीलंका ने। किसको हरा करके जीता है? ये पॉइंट याद कर लीजिए, भारत को हरा करके जीता है, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। एशिया, सिया, तो श्रीलंका, ऐसे याद कीजिए, श्रीलंका ने इसको जीता है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो श्रीलंका के दामबुला में इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, इस क्लास में हमने 35% कवर किए हैं। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।